हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सिक्स हिंदी मलहर बुक के चैप्टर नंबर 1 मातृभूमि चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में आपको सारे एनसीईआरटी बुक्स के सारे एमसीक्यूज वीडियोस मिलने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी वीडियोस आपके पास टाइमली पहुंच जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इस कविता में के कवि कौन है। तो इस कविता के कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी जी इस कविता के कवि हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता का मुख्य विषय क्या है। तो इस कविता का मुख्य विषय क्या है? मातृभूमि भारत के प्रति प्रेम और श्रद्धा। कि जो अपने देश के प्रति क्या है? प्रेम और श्रद्धा। इस कविता का केंद्रीय भाव भारत की प्राकृतिक सुंदरता और उन उसके प्रति कवि की गहरी श्रद्धा व देशभक्ति है। कवि ने भारत को माँ के रूप में चित्रित किया है। अगला प्रश्न है आपका, कविता में हिमालय पर्वत भारत की किस दिशा में बताया गया है। जो कविता में जो हिमालय है हमारे भारत के, वो किस दिशा में? हमारे उत्तर दिशा में है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है। कविता में कवि ने हिमालय को भारत का मुकुट की तरह बताया है जो आकाश को छूता है प्रतीत होता है। तो कविता में जो भारत है, भारत के हिमालय को क्या बोला गया है? मुकुट बोला गया। मुकुट क्या होता है? ताज होता है। तो जो हिमालय है वो भारत का ताज है। कविता में हिंद महासागर के लिए कौन सा शब्द आया है। तो हिंद महासागर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? जल्दी शब्द प्रयोग किया गया है। कविता में हिंद महासागर के लिए जल्दी शब्द का प्रयोग किया गया है। जल्दी का अर्थ होता है जल को धारण करने वाला यानी महासागर। तो जल्दी का अर्थ क्या होता है? जल को धारण करने वाला यानी महासागर। अगला प्रश्न आपका, कविता में हिमालय की चोटियों की तुलना किससे की गई है। तो जो कविता में हिमालय की चोटियां, उनकी तुलना किससे करी गई है? आकाश को छूने वाले शिखरों से। तो कवि ने हिमालय की ऊंची चोटियों का वर्णन करते हुए कहा है कि वे इतनी ऊंची हैं जैसे आकाश को छू रही हो। यह भारत की महानता और गौरव का प्रतीक है। तो जो हिमालय की चोटियां वो किसका प्रतीक है? भारत की महानता और गौरव का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर भारत के किस दिशा में है। तो हिंद महासागर भारत के किस दिशा में? दक्षिण दिशा में है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। कविता में बताया गया है कि हिंद महासागर मातृभूमि के चरण धोता है। यह भारत के प्रति सागर की श्रद्धा का प्रतीक है। तो जो हिंद महासागर है वो भारत के क्या? चरणों को धोता है। अगला प्रश्न है, कविता में गंगा यमुना और सरस्वती को किस रूप में बताया गया है। तो कवि ने गंगा यमुना और सरस्वती को पवित्र व दिव्य बताया है। ये नदियां भारत की सांस्कृतिक एवं धार्मिक समृद्धि का प्रतीक है और भारत की सुंदरता को बढ़ाती है। तो जो नदियां वो किस चीज का प्रतीक है? सांस्कृतिक और धार्मिक समृद्धि का प्रतीक है और ये भारत की सुंदरता को बढ़ाती हैं। अगला प्रश्न आपका, कविता में भारत को किसके समान माना गया है। तो कविता का शीर्षक है मातृभूमि है, जिसका अर्थ होता है माँ जैसी धरती। तो कवि ने भारत को माँ का दर्जा दिया है और उसकी गोद में पले बड़े होने पर गर्व व्यक्त किया है। तो कविता में भारत को किसके समान माना गया? माँ के समान माना गया है। कविता में शस्य श्यामला का क्या अर्थ है? शस्य श्यामला का अर्थ होता है हरी भरी फसलों से लहराती धरती। कि यह भारत की कृषि समृद्धि और प्राकृतिक उर्वरता का वर्णन करता है। क्योंकि जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। भारत में जो अधिकतर जगह है वहाँ पे क्या होती है? कृषि होती है। तो ये भारत की हरी भरी फसलों को बारे में बताता है। अगला प्रश्न है आपका, इस कविता में किस अलंकार का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। कवि ने भारत को एक जीविती माँ की तरह चित्रित किया है। हिमालय उसका मुकुट है। जो हिमालय वो क्या है? मुकुट है। नदियां उसकी शोभा है। महासागर उसके चरण धोता है। यह मानवीकरण अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग दिखाते हैं या किसी निर्जीव वस्तु को हम जीवित दिखाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा अलंकार बोलते हैं? मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। क्योंकि जो धरती है वो वैसे तो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, बट इसमें हमने उसको क्या माना? अपनी माँ की तरह, माँ के समान माना है।
तो हमने उसको क्या बनाया है, लिविंग थिंग बनाया है, जिसकी वजह से कौन सा अलंकार हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया है। अगला प्रश्न है आपका, कविता में हिमालय को किसका प्रतीक माना गया है? हिमालय को कवि ने भारत का मुकुट के रूप में देखा है। जिस प्रकार राजा का मुकुट उसकी शान होती है, उसी प्रकार हिमालय भारत की महानता और गर्व का प्रतीक है। तो जो भारत हिमालय वो क्या, किस चीज का प्रतीक है? भारत की गौरव और शान का प्रतीक है। अगला प्रश्न है आपका, कविता के अनुसार हिंद महासागर भारत के प्रति कैसा भाव रखता है? तो जो हिंद महासागर का भाव कैसा है भारत के प्रति? श्रद्धा और सौभाग्य का। कविता में बताया गया कि हिंद महासागर मातृभूमि के चरण छूकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। यह भारत के प्रति प्रकृति की श्रद्धा का सुंदर चित्रण है। तो कैसा भाव रखता है महासागर जो है, कैसे भारत के प्रति कैसा भाव रखता है? श्रद्धा और सौभाग्य का। एनसीईआरटी क्लास 6 की नई हिंदी पुस्तक का नाम क्या है जिसमें यह कविता है? तो इस पुस्तक का नाम क्या है? मल्हार। पुस्तक का नाम क्या है? मल्हार। कवि ने कविता में किन 3 नदियों का उल्लेख किया है? तो कौन सी 3 नदियों का उल्लेख किया? कविता में गंगा, यमुना, सरस्वती, इन 3 पवित्र नदियों का उल्लेख है जो भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। तो कौन सी 3 नदियों का प्रयोग किया गया? गंगा, यमुना, सरस्वती। अगला प्रश्न आपका, कविता में भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किस उद्देश्य से किया गया है? कवि ने भारत के पर्वत, नदियां, समुद्र और हरी भरी धरती का वर्णन इसलिए किया है ताकि पाठकों के मन में अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम, गर्व और श्रद्धा का भाव जागे। तो कवि ने ऐसा क्यों किया है? ताकि हमारे मन में क्या हो? अपने देश के प्रति, अपनी धरती के प्रति प्रेम, गर्व और श्रद्धा का भाव जागे। अगला प्रश्न है, मातृभूमि शब्द किन 2 शब्दों से बना है? मातृभूमि संधि से बना शब्द है। मात्र का मतलब क्या होता है? माँ, और भूमि का मतलब होता है धरती। तो माँ के समान धरती, जो हमारी धरती है वो कैसी है? माँ जैसी है। यह शब्द जन्मभूमि के लिए प्रयोग किया गया है जो माँ की तरह प्रिय होती है। अगला प्रश्न है, कविता में भारत की धरती की विशेषता क्या बताई गई है? तो क्या कवि ने भारत की धरती की सस्य श्यामला यानी हरी भरी और फसलों से लहराती बताया है। यह भारत की प्राकृतिक समृद्धि और उर्वरता का दर्शाता है। तो कैसा बताया है? हरी भरी, उपजाऊ और सुंदर बताया भारत की धरती को। कविता का भाव कैसा है? तो कविता का भाव कैसा है? पूरी कविता में कवि का स्वर अपनी मातृभूमि के प्रति गर्व, श्रद्धा और प्रेम से भरा है। कवि भारत की हर विशेषता को बड़े उत्साह और सम्मान के साथ प्रस्तुत करता है। तो कैसा है? गर्वपूर्ण है, श्रद्धामय है और देशभक्तिपूर्ण है जो कविता का भाव है। सोहन लाल द्विवेदी किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? सोहन लाल द्विवेदी हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय कवि हैं। उनकी अधिकांश कविताएं देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत है। मातृभूमि इसी भावना की एक अभिव्यक्ति है। तो सोहनलाल द्विवेदी जी कैसे कवि हैं? हमारे राष्ट्रीय कवि हैं। राष्ट्रीय कवि मतलब क्या होता है? देशभक्ति वाले कवि। कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कविता का मूल संदेश यह है कि हमें अपनी मातृभूमि से अटूट प्रेम करना चाहिए, उसकी सुंदरता को पहचानना चाहिए और उनके सम्मान की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए? अपने देश से प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए अपने देश से, अपनी मातृभूमि से प्रेम करना और उसकी रक्षा करना। क्विक रीजन कर लेते हैं एक बारी। कवि का नाम क्या था? सोहनलाल द्विवेदी। मुख्य विषय क्या था इसमें? मातृभूमि, प्रेम, अपने देश से प्यार करना। हिमालय की दिशा किस दिशा में थी? उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न है, हिंदी महासागर का शब्द। हिंद महासागर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? जलधि। हिमालय की विशेषता क्या थी? वो आकाश को छूते शिखर थे। महासागर की दिशा कौन सी थी? दक्षिण दिशा थी। नदियों का भाव कैसा था? पवित्र व दिव्य था। भारत की उपमा, भारत की तुलना किससे करी गई है? माँ से करी गई है। शस्य श्यामला का अर्थ क्या होता है? हरी भरी धरती। मुख्य अलंकार कौन सा यूज किया गया इसमें? मानवीकरण अलंकार। पुस्तक का नाम क्या है? मल्हार। कौन सी 3 नदियों का प्रयोग किया गया? गंगा, यमुना, सरस्वती।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।